Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of New Simplified. Now मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप काफ़ी जानना चाहते थे, इसमें से काफ़ी मैं सीरीज में कवर कर चुकी हूँ. टी बिल इज समथिंग जो कि इंपॉर्टेंट और कवर करना है. नाउ टी बिल क्या है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. साथ में हम जानेंगे कि टी बिल का एसएलआर और रेपो ऑपरेशन से क्या रिलेशनशिप है. साथ में हम देखेंगे कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स क्या होते हैं, उनको थोड़ा पासिंग रेफरेंस फील देंगे बिकॉज ये उससे रेलेवेंट है. चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं, पर पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए. Read the following statement about T-bills. T-bills are issued by the state government to meet their short-term debt requirement. And the yield on T-bills generally rises in case of inflationary trend in economy. तो अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है तो टी बिल की यील्ड पे क्या फर्क पड़ता है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में देख पाएंगे. तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम जानते हैं टी बिल्स होता क्या है. अगर टी बिल्स देखना हो तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो वो आपका लोन लेती है, मोस्टली बॉन्ड्स के फॉर्म में लेती है, सिक्योरिटीज या फिर प्रॉमिसरी नोट्स के फॉर्म में लेती है. ना इन दिस केस ये दो तरीके के हो सकते हैं. अगर एक साल से ज्यादा है तो आपको कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, और एक साल से कम हो या शॉर्ट टर्म अगर बोरिंग होती है तो उन्हें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. सो बेसिकली टी बिल्स आर नथिंग, दे आर एक्चुअली शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो जब सरकार जब मनी मार्केट से अगर जब लोन उठाती है तो जो नोट्स आपके प्रॉमिसरी नोट्स जो रिलीज करती है उसको टी बिल्स कहते हैं. जब प्रॉमिस करती है कि आप हमें पैसा दो अभी और हम आपको इस डेट पे रिटर्न कर देंगे, एक साल से पहले पहले जो भी डेट आपकी रिलीज की गई हो. नाउ सिंस दी आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, अपनी डेट के हिसाब से ये तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज होते हैं. दैट इज मोस्टली यहाँ पे आप जो ध्यान रखेंगे तो इसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो आप पैरामीटर है दैट इज टेन्योर के हिसाब से इनको कैटेगराइज कराया जाता है तीन कैटेगरी में. एक आपके होते हैं 91 डेज, दूसरा होते हैं 182 डेज और तीसरा होते हैं आपके 364 डेज. ओके, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है बट इनको एक्चुअली ऑक्शन करती है आरबीआई. यस, आरबीआई ऑक्शन करती है, ध्यान रखिएगा. ये हम जब जीरो कूपन सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो वहां दोबारा काम आएगा. आरबीआई ने ऑक्शन करती है आपके प्लेटफॉर्म एनडीएस पे, दैट इज निगोशिएबल डीलिंग सिस्टम आपका होता है. दिस इज द प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आरबीआई जाके ऑक्शन करती है, सारे पार्टिसिपेंट वहां जाके पार्टिसिपेट करते हैं. ओके तो ये आपके एनडीएस के प्लेटफॉर्म पे करेगी. इसको बनाया था क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो ऐसे सवाल बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा. एनडीएस पे लॉन्च करती है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आएंगे, यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे. अब इसके पार्टिसिपेंट कौन कौन से हो सकते हैं? इसके पार्टिसिपेंट आपके हो सकते हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट. Yes, these are launched only by central government. ध्यान रखिएगा टी बिल्स को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करती है बट इसको बाय कर, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, पर स्टेट गवर्नमेंट खरीद जरूर सकती है. साथ में आपके बैंक होंगे, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन होंगे, इंश्योरेंस, बाकी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, फर्म्स भी कर सकते हैं एंड इवन इंडिविजुअल. फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड इंडिविजुअल जिसके पास डीमेट अकाउंट है वो भी इनको लॉन्च कर सकता है. ना दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप ध्यान रखिएगा. यूपीएससी इन्हीं के आसपास सवाल बना सकती है आपके. तो ये सब पार्टिसिपेंट है, ये सब अपने लैपटॉप पे जो आप कंप्यूटर है उस पर लेके बैठ जाएंगे. एनडीएस पे आरबीआई हमारा ऑक्शन करेगा और इसकी जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है कि जितना डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि ये सब क्या करेंगे, प्राइस बिड करेंगे. अब चलिए इसको समझते हैं. इसको समझने के लिए ध्यान रखिएगा, जैसे अगर बाय द वे अब इसमें क्या है, आपका जो गवर्नमेंट है वो आपका पैसा रेज कर रही है कि ये इनको अभी पैसा देंगे और ये इनको टी बिल देंगे प्रॉमिस के साथ कि देखो 91 डेज या 182 डेज में हम आपको ये पैसा रिटर्न कर देंगे. इनको टी बिल मिलेगा और इनको मिलेगा पैसा. अब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट आता है जो बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस में आता है कि इसकी ना एक फेस वैल्यू होगी. दैट मींस जितने का वादा किया गया है, जैसे वादे में लिखा गया होगा कि 91 डेज खत्म होने के बाद मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, बट आईसीआईसीआई ने इस समय गवर्नमेंट को सिर्फ 900 रुपए का लोन दिया है. राइट, सिर्फ 900 रुपए का लोन. तो इस केस में क्या होता है, ऐसी सिक्योरिटी में जो 100 रुपीज का गैप है इसको कहते हैं डिस्काउंट. मैंने पहले भी बताया था इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंटिंग में क्या फर्क होता है कि जितने का प्रॉमिस किया गया है कि 3 महीने बाद इनको तो मिलेंगे 1000 रुपए वापस, लेकिन अभी इन्होंने सिर्फ 900 रुपए दिए हैं तो जो 100 रुपए का गैप है वो इनकी इनकम है. तो इस केस में फिक्स्ड इनको मिलता रहता है ना. इन टी बिल्स ध्यान रखिएगा ये जीरो कूपन सिक्योरिटी होती है. बॉन्ड मार्केट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे आपके डिफरेंट तरीके के बॉन्ड होते हैं. जीरो कूपन भी समझा गया. जीरो कूपन वो होते हैं जिस केस में इंटरेस्ट रेट नहीं होती.
राइट आप बोलोगे फायदा कैसा, फायदा डिस्काउंटिंग से हो रहा है, इस केस में इंटरेस्ट रेट नहीं है बट डिस्काउंटिंग हो रही है। तो ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा। सबसे पहले टी बिल होते क्या है, दूसरा इसके पार्टिसिपेंट क्या होते हैं, तीसरा ये जीरो कूपन सिक्योरिटी होते हैं, इंटरेस्ट रेट नहीं होती, सिर्फ डिस्काउंटिंग होती है, चौथा इसके टेन्योर होता है क्योंकि शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, 1 साल से कम होगा, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। अब ये आरबीआई ऑक्शन करता है हर वेडनेसडे को, और इनको ऑक्शन करता है अल्टरनेट वेडनेसडे एंड अल्टरनेट वेडनेसडे। तो जैसे अगर इट वेडनेसडे को 182 डेज वाले आपके टी बिल लॉन्च किए हैं तो अगले वेडनेसडे को 364। इसका मतलब ये दोनों जो आपके टी बिल्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेडनेसडेज को आते हैं कि जिस दिन ये होगा उस दिन ये नहीं होगा। नाउ आरबीआई एक और आपके टी बिल लॉन्च करता है, दैट इज आपका 14 डे इंटरमीडिएट, आपके इंटरिम टी बिल्स होते हैं, लेकिन इनको आरबीआई सिर्फ सेलेक्टेड कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए निकालता है। दैट इज वो आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गए, आपके फॉरेन आपके सेंट्रल बैंक हो गए, या स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड आई है 14 दिन वाली, उनके लिए निकाले जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इसका फिक्स पीरियोडिसिटी होती है और इसमें ऑक्शनिंग नहीं होती। जैसे यहाँ पे ऑक्शनिंग हो रही है ना, ऑक्शनिंग के हिसाब से आप ध्यान रखोगे टी बिल्स दो तरीके के होते हैं, निगोशिएबल एंड नॉन निगोशिएबल। ऑक्शनिंग के टाइम पे क्या होता है, इमेजिन ये कर लीजिए आपका आईसीआईसीआई है, ये आपका एसबीआई है और ये आपका एचडीएफसी है। अब ये कोई बिड निकालेंगे, ये बोलेंगे 7% की रेट से, ये बोलेंगे 8% की, 6% की, और ये बोलेंगे 5% की रेट। फाइनली मे बी आरबीआई जब इनका एवरेज निकाले तो 6% निकालेगा, 6% बोल देगा ऑक्शन रेट। तो इनको टी बिल मिल जाएगा, इनको मिल जाएगा, बट इनको नहीं मिलेगा एचडीएफसी को। समझ में आया? तो डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करता है कि क्या प्राइस होगी आपकी टी बिल की, तो 8% के हिसाब से वहां डिस्काउंटिंग रेट आपकी निकाल दी जाएगी। समझ में आया? डिस्काउंट रेट यू कैन कैलकुलेट, इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं है, वो 8% डिस्काउंट रेट निकालेगा। ये चीज समझना जरूरी है बिकॉज आगे आपको और भी चीजें समझनी है। तो चलिए इसको आगे अब समझते हैं आगे टी बिल का कॉन्सेप्ट। और नाउ टू अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल फर्दर, ये ध्यान रखिएगा, हमने बाकी चीजें देख ली है कि कैसे आपके सिर्फ सेंट्रल बैंक पे डिपेंड करते हैं। टी बिल बड़े फायदेमंद होते हैं, फायदेमंद इन सेंस क्योंकि इसमें ना टैक्स नहीं पे करना पड़ता, कुछ नॉट ऑल। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, बट रिटेल इन्वेस्टर को टीडीएस नहीं पे करना पड़ता। दैट इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट थिंग। फर्दर टी बिल का रिटर्न जो डिपेंड करता है वो मेच्योरिटी पे डिपेंड करता है। जैसे 91 डेज इन पे रिटर्न कम होगा, क्यों? क्योंकि रिस्क कम है। वहीं पे 182 डेज पे रिटर्न ज्यादा होगा, रिस्क ज्यादा है। जितना टेन्योर बढ़ता जाता है रिस्क ज्यादा होता है। मैंने बोला था ना, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर रिलेटिवली चीपर, उसमें रिस्क और रिटर्न दोनों कम होता है। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर रिलेटिवली आपके कॉस्टलियर होते हैं क्योंकि रिस्क और रिटर्न उसमें ज्यादा होता है, इसीलिए मेच्योरिटी पीरियड पे आपका डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज इसका इंटरेस्ट रेट या फिर जितना फायदा आपका होने वाला है वो लिक्विडिटी सिनेरियो पे भी डिपेंड करता है। उसके लिए पहले हम जानेंगे बेनिफिट और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से आपका ये जो है आपका टी बिल इकोनॉमी से इंपैक्ट होता है इसका रिटर्न। अगर बेनिफिट देखा जाए तो इसमें स्टेक होल्डर अप्रोच पे जाइए कि एक तो जो आपका इसको खरीद रहा है टी बिल्स को, मतलब टी बिल्स जिसको दे रहा है और पैसे लोन पे ले रहा है। दूसरा जो टी बिल में इन्वेस्ट करें, जैसे आपके बैंक हो गए और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए। सबसे पहले आते हैं गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट टी बिल को दो पर्पस के लिए यूज करते हैं, एक अपनी रेवेन्यू नीड फुलफिल करने के लिए, दूसरा इन्फ्लेशन से टैकल करने के लिए। तो दोनों समझते हैं। अगर रेवेन्यू नीड देखी जाए तो गवर्नमेंट को क्या है, तो कैपिटल आपका बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने की, जिसमें 1 साल पहले पड़ा है कि पता है कि 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन रेवेन्यू नीड ऐसी नहीं होती। अब इस महीने 25 लाख चाहिए, अगले महीने 50 लाख और मे बी अगले महीने 1 करोड़। अगर उसके लिए पहले से ही 2 करोड़ अपने पास रख लें तो क्या होगा, सरप्लस मनी जनरेट होगा जिसमें, और उस मनी से कोई फायदा नहीं हो रहा, इंटरेस्ट रेट आप पे कर रहे हो। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट 1 साल का लोन क्यों लेगी जो पैसा यूज ही नहीं हो रहा है, इस पर इंटरेस्ट रेट नहीं आ रही, तो वो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में जाएगी जहाँ पे कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल जाएगा तो अपनी रेवेन्यू नीड्स को फुलफिल कर सकती है। बाकी समझा जाए इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट इज समथिंग जो आप समझेंगे। इन्फ्लेशन में आप एक चीज ध्यान रखेंगे, आप इमेजिन कीजिए अगर बाय द वे इन्फ्लेशन हो जाती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कोशिश करेगी कि पैसा इकोनॉमी से गवर्नमेंट के पास चला जाए, तो गवर्नमेंट मोड टी बिल लॉन्च करेगी। अब टी बिल में क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास तो एक ये प्रॉमिस चला जाता है, राइट, और उनको अपना पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो पैसा किसके पास आ गया, गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट इसको ना मार्केट में रिलीज नहीं करेगी, किसी भी तरीके से अपने पास रखेगी। मार्केट में मनी सप्लाई आपकी क्या हो गई, कम, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा आपका, कंट्रोल। तो जब गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है तो वो टी बिल्स रिलीज कर देती है। अब आते हैं दूसरे महाशय, दैट इज एसएलआर।
कि बैंक को इससे क्या फायदा होता है। अब एक चीज सबसे पहला जो बैंक को फायदा होता है कि वो अपनी एसएलआर रिक्वायरमेंट मीट कर पाता है ना। एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दैट मीन्स बैंक के पास जितना भी वो लोन या क्रेडिट दे रही है या जितना पैसा उसके पास है, एक सर्टेन अमाउंट उसको अपने पास कैश, गोल्ड या इस तरीके की सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखना होता है जिसकी लिक्विडिटी ज्यादा हो। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की लिक्विडिटी ज्यादा होती है। ये क्यों चाहिए होता है? कि क्रेडिट डिफॉल्ट हो गया या फिर कुछ ऐसा हो गया तो बैंक के पास पैसा होगा जिस तरीके से वो खुद को बचा सकता है। नाउ इन दिस केस, अगर गवर्नमेंट जब बैंक इनको पैसे दे रही थी, आपने पीछे देखा ना, when the bank was giving, बैंक जब इनको पैसे दे रहा था। अब एक सिनेरियो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे पिछली बार बेसिकली इनके पास आया था टी बिल, बैंक के पास था टी बिल और इनके पास था मनी। अब चाहिए तो इस केस में जब टी बिल बैंक के पास आ गया तो एसएलआर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, राइट ना? टी बिल आ गया इनके पास। दूसरा केस, अगर बाय द वे इनके ये रेपो ऑपरेशंस में भी हेल्प करता है। रेपो ऑपरेशंस में क्या होता है? अगर बैंक को लोन लेना हो तो नाउ बैंक नीड्स मनी, किसके पास जाएगा? सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक बोलेगा क्यों दूं, कोलैटरल दो मुझे कुछ, मतलब कोई भरोसा होना चाहिए। तो ऐसे केस में जब इनको पैसा चाहिए होगा, जब मनी चाहिए आपके बैंक को, तो बैंक बोलेगा ये लो अपने टी बिल वापस रख लो। तो बैंक टी बिल इनको क्या करेगा? रीसेल कर देगा और उसमें रीडिस्काउंटिंग फिनोमेना आता है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ दैट इज समथिंग। रीडिस्काउंटिंग हमने देखा था ना कि 900 की प्राइस थी, तो मे बी जब इन्होंने 900 का खरीदा था, इनको 950 का वापस बेच देंगे, तो सिर्फ 50 रुपए का बैंक को फायदा होगा। बट इस तरीके से क्या होगा? रेपो ऑपरेशंस में आपको फायदा हो जाता है। समझ में आया? ये था आपका, ये हमने देखा ओवरऑल जो आपका पिक्चर आ जाती है। चलिए अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या फायदा होता है। बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि जरूरत पड़ सकती है उनको भी, तो वो सरप्लस मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेफर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट से बेहतर इन्वेस्टमेंट कहाँ हो सकती है जो कि आपकी डिफॉल्ट ही नहीं होगी अनलेस एक्सेप्शनल केस। तो ये आपका उनको फायदा हो गया। तो चलिए अब समझते हैं कि इकोनॉमी का क्या फर्क पड़ता है टी बिल्स पे, कि ओवरऑल इकोनॉमी या मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब हम एक सिनेरियो अज्यूम करते हैं जब हमारे पास इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया, राइट? इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया, मनी सप्लाई बढ़ गई है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। अब आप लोगों का डाउट था कि कौन सा इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है। इस समय गवर्नमेंट दोनों रेट बढ़ा देती है, रेपो का भी और रिवर्स रेपो का भी। अब इनकी डेफिनेशन जरूर अलग अलग है पर इनका इंपैक्ट एक्चुअली सिमिलर होता है ना। अगर देखा जाए तो आपके रेपो में क्या होता है? ये आपका सेंट्रल बैंक है और ये आपका बैंक है। जिस रेट पे इसको लोन मिल रहा है उसको रेपो रेट कहते हैं, कि राइट, ये जिस रेट पे इसको लोन मिल रहा है, और वहीं पे ये डिपॉजिट रेट होता है, तो ये बैंक के लिए लोन रेट है। ध्यान रखिएगा, ये बैंक का, याद रखिएगा, ये बैंक के लिए लोन रेट है। और इस केस में सेंट्रल बैंक और बैंक के बीच में रिलेशन ये है कि यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, उस पर जो रेट मिलेगा तो ये है आपकी डिपॉजिट रेट। वहां पे क्या है? लोन रेट महंगी हो रही है, मतलब ये इसको बढ़ा दिया 8%। लोन मतलब लोन लेना महंगा हो रहा है, बैंक वुड नॉट प्रेफर कि वो लोन ले। इसका मतलब क्या है? बैंक पैसा कम ले रहा है, इकोनॉमी में पैसा कम जा रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, राइट? तो इसका फायदा ये होता है। तो बैंक लोन कम लेगा लेकिन डिपॉजिट ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट रेट भी बढ़ गई ना। गवर्नमेंट दोनों तरीके से अपना इंटरेस्ट फुलफिल कर रहा है कि पैसा इकोनॉमी में जाने ही नहीं दे रहा और वहीं पे पैसा सक कर रहा है वापस। तो जब डिपॉजिट रेट बढ़ गई तो बैंक वुड प्रेफर कि अपना पैसा ना सेंट्रल बैंक के पास दे दे। तो वहीं सेंट्रल बैंक से लोन ले नहीं रहे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, और वहां पे सेंट्रल बैंक को पैसा दे रहे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। तो दोनों रेट बढ़ रही है, बट हमारे लिए रेलेवेंट कौन सी है? रेपो रेट। तो इसमें जब रेपो रेट बढ़ जाती है, इमेजिन कीजिए अगर बाय द वे ये 8% का लोन मिल रहा है और टी बिल पे वहीं पे आपके जो रिटर्न है वो आपके कहीं कम हो गए, आपके 6% के आसपास, ये टी बिल पे आपका 6% का रिटर्न मिल रहा है। इन दैट केस इन्वेस्टर को क्या लगेगा? बैंक से लोन लेने में फायदा है, यहाँ डिपॉजिट, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है 8% के आसपास, और टी बिल पे सिर्फ 6% मिल रहा है। नाउ इन सच केस तो हमने क्या रिलेशन देखा था? जब इंटरेस्ट रेट हाई होती है तो आपका टी बिल का जो प्राइस होता है वो हो जाता है कम, और जब प्राइस कम होती है तो यील्ड जाती है बढ़। क्यों? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए, अगर पहले आपका 900 रुपए का टी बिल था, राइट, 1000 रुपए उसकी फेस वैल्यू थी, ये तो चेंज नहीं होने वाली, तो रिटर्न कितना था? यील्ड कितनी थी? 100 रुपए की। अब जब इसकी डिमांड कम हो गई, 900 रुपए से इमेजिन कर लीजिए 800 रुपए, प्राइस क्या हो गई? कम, क्योंकि डिमांड कम हो गई है तो प्राइस कम हो गई।
और लेकिन अभी भी फाइनल मेच्योरिटी पे आपको कितने पैसे मिलेंगे, 1000 रुपए, तो रिटर्न कितना हो गया, 200 रुपए। तो ध्यान रखिएगा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो प्राइस हो जाती है कम, क्योंकि डिमांड हो गई कम, बट यील्ड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बिल्कुल बॉन्ड प्राइस जैसा कोरिलेशनशिप है, सिर्फ ये कम कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं आता, क्योंकि इसमें जीरो कूपन सिक्योरिटी होती है। नाउ दैट इज अंडरस्टैंडिंग, आपका टी बिल वगैरह समझ में आ गई, आपको बॉन्ड यील्ड का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इफ दैट इज द केस, तो अब आप मेरे सवाल का जवाब भी दे पाएंगे। तो चलिए उस सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए, जानते हैं। पर उससे पहले मुझे एक और चीज, कुछ कॉन्सेप्ट, दैट इज कैश मैनेजमेंट बिल क्या होते हैं। कैश मैनेजमेंट बिल आर बेसिकली जब गवर्नमेंट को और भी अगर शॉर्ट टर्म मनी चाहिए बट 91 डेज की ड्यूरेशन से कम, तो ऐसे केस में टी बिल जैसी सिक्योरिटी लॉन्च करती है, दैट इज कैश मैनेजमेंट बिल। ये ऑलमोस्ट टी बिल जैसे ही होते हैं, बट इनका मेच्योरिटी पीरियड 91 डेज से कम होता है। साथ में आपके जब स्टेट गवर्नमेंट टी बिल नहीं लॉन्च करते, तो वो क्या लॉन्च करते हैं, आपके स्टेट डेवलपमेंट लोन्स वगैरह। नाउ दीज आर व्हाट दे यूज, जैसे उदय के लिए आपके यूज हुए थे, तो ये थोड़ा पासिंग रेफरेंस इसका। अब बताइए मेरे सवाल का जवाब। टी बिल्स आर इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू मीट द शॉर्ट टर्म डेट रिक्वायरमेंट। मैंने क्या बोला, स्टेट गवर्नमेंट तो लॉन्च ही नहीं कर सकते। दूसरा, द यील्ड ऑन टी बिल्स जनरली राइजेस इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। हमने देखा इन्फ्लेशन हुआ, आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, लेकिन आपका क्या हो गया था, प्राइस आपकी कम हो गई थी और यील्ड आपकी बढ़ गई थी। तो स्टेटमेंट 2 आपका ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा, बी ओनली। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और नहीं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.